Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation and welcome to this session of Public Administration. इस सेशन में हम बात करेंगे न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। ये चैप्टर बात करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ उसके बाद में हमारे वर्ल्ड में या वर्ल्ड की सोसाइटीज़ में बहुत सारे बदलाव आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि इम्पीरियलिज्म धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और इम्पीरियलिज्म ख़त्म होने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो पहले कॉलोनीज हुआ करती थी वो अब इंडिपेंडेंट हो रही थी। अब उनके सामने चैलेंज था, जो डेवलपमेंट की रफ्तार थी अब उनको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। हालांकि डेवलपमेंट के साथ साथ उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे डिजास्टर्स इवेंट फेस करे, बट जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी वो भी डेवलपमेंट की राह पर अग्रसर होना चाह रही थी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ बहुत सारे नए नेशंस बने। बहुत लंबे टाइम के इंपीरियल एक्सप्लॉयटेशन के बाद में वो अपनी इंडिपेंडेंस वापस उनको मिलती है। बहुत सारे नए चैलेंज थे पूरे वर्ल्ड के सामने, पॉवर्टी, लिटरेसी, डिजीज, माल न्यूट्रिशन, लो एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। तो गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंज थे और यहाँ पर हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? वेरी सिंपल, आपका कोई कोलेक्टिव गोल है मान लीजिए, या फिर अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो आपका कोई कॉमन गोल है। उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब आप कलेक्टिव एफर्ट करते हो तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पोवर्टी को आप अकेले खत्म नहीं कर सकते, ये आपका कॉमन गोल जरूर है, लेकिन उसके लिए आपको कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। और वो कलेक्टिव एफर्ट जब आप करते हो एक टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। और डेवलपमेंट अगर वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका मतलब कि आप कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हो लेकिन अब आपका गोल क्या है? डेवलपमेंट का है। यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा गोल क्लियर था, लेकिन कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए। होता ना कि मीन्स और एंड में एंड क्लियर था कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन मीन्स क्लियर नहीं था। और डेवलपमेंट क्या होती है अपने आप में, ये चीज भी क्लियर नहीं थी। महज जीडीपी का बढ़ना क्या हम कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट का दायरा क्या है, डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसके बारे में भी बाद में स्कॉलर्स ने काफी सवाल उठाए। लेकिन बात करते हैं जो चीज बुक में मेंशन करी गई है वो। यहां पर अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद अ डिफरेंस। फोकस किस पे है इसका? इट इज ऑन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस चेंज टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। आप एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। चेंज कैसा? एक अच्छा प्रोग्रेसिव चेंज। यहाँ पर आप अपने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कैसे किया जा सकता है? हो सकता है कि आप कुछ नई एजेंसीज, नए तरीके अपनाओ, नए स्ट्रक्चर्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया। और कई बार क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंसी है उन्हीं को थोड़ा सा रिफैशन करो, उन्हीं में कुछ बदलाव करो, कुछ अपडेट कर दो। ठीक है, जैसे कोई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मतलब काम कर रही थी, उसमें आपने कुछ अपडेट कर दिया। तो ये चीज है। अब यहाँ पर जो एजेंसी है, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल अथॉरिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ द रोल ऑफ लीडरशिप, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप की अगर बात आती है, रोल ऑफ लीडरशिप इन डेवलपमेंट, तो आप एग्जांपल दे सकते हो व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया का। यहाँ पर ये जो लीडर्स रहे, जो पर्सन थे जिनकी वजह से व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पाई, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि लीडर्स की वजह से आप अपने डेवलपमेंट एजेंडा को कैसे अचीव कर सकते हो। फिर एज यूजुअल टर्म्स आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप एक बार देख सकते हैं उन वीडियोस के बारे में। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट यानी कि अब आप किसको डेवलप कर रहे हो? एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप कर रहे हो। सो इट रेफर्स टू द इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिश टाइम में काफ़ी डेवलप हुआ। इससे पहले मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था,
उससे पहले गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन या राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे भी पहले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को इवॉल्व करता है। जैसा मौर्य के टाइम पे था वो आज ऐसा नहीं है, और जैसा ब्रिटिश के टाइम पे था एग्जैक्टली वैसा आज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इवॉल्व होता रहा है। चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन का इवॉल्व होना ही एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कहलाता है। सो इट इज द सेंट्रल टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज, यूज दिस एफिशिएंटली एंड प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट अंडर पॉलिसी डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल सिस्टम लीडर्स। यहाँ पर जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता है या जब भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? भी हमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट करना है। दैट मीन्स हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हमें यूटिलाइज करना है एफिशिएंट वे के अंदर, और हमें जो भी हमारे गोल्स हैं, जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट हैं, उनको अचीव करना है। ठीक है, और ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है अंडर द पॉलिसी डायरेक्शंस। पॉलिसी डायरेक्शन कैसे आती है? या तो आपके पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा आती है या फिर आपकी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आती है। ठीक है, ये था एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ऑन दी अदर हैंड बात करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। इट इज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑल्सो नीड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट टू सूट द नीड ऑफ डेवलपमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पॉवर्टी को हटाना है, इरेडिकेट करना है इंडिया से, तो आप क्या करोगे? पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए आप जो भी प्रोग्राम चलाओगे, जो भी आपके एफर्ट्स होंगे टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, वो आप काउंट करोगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आपने एक मिनिस्ट्री बना दी, पॉवर्टी इरेडिकेशन मिनिस्ट्री के नाम से आपने एक मिनिस्ट्री बना दी, एक डिपार्टमेंट बना दिया। वो क्या किया आपने? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ बदलाव करें, या फिर आपने प्लानिंग कमीशन की बजाय नीति आयोग ले आए। वो क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है। किस लिए करा गया? ये डेवलपमेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या नीड्स को सूट करने, जो नीड को सही एडजस्ट करता था या सूट करता था, उसके हिसाब से आपने स्टेप लिए। राइट, तो बहुत सारी स्टडीज हुई। यहाँ पर जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। ही कैन बी रिगार्डेड एज द प्राइम मूवर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिक्सियन मॉडल वेरी फेमस मॉडल, अगर आपको नहीं पता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर देखें, और उसके अंदर फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का जो मॉडल है, प्रिज्मेटिक मॉडल, ठीक है, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड मॉडल, वो जरूर पढ़ें। लेकिन फिर भी मैं आपको बस एक बार बता देती हूँ कि ये मॉडल था क्या। उन्होंने वर्ल्ड में जो डिफरेंट सोसाइटीज थी उनके लिए 3 क्लासिफिकेशन दिए। कौन कौन से? फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड। इसको समझना बहुत इजी है। देखो, हर एक समाज में अलग अलग काम होते हैं। जैसे कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं, कुछ सोशल फंक्शंस हैं, कुछ इकोनॉमिक फंक्शन है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हम 3 का ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये है फंक्शंस, और इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगी। जैसे सोशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सोसाइटी होती है, पॉलिटिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लेजिस्लेचर या पॉलिटिकल अथॉरिटीज होती हैं, इकोनॉमिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्टेट या फिर मार्केट काम करती है। कहने का मतलब कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। राइट, फ्यूज्ड सोसाइटी में क्या होता है कि इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होती है। ऑन दी अदर हैंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में हर एक फंक्शन के लिए एक अलग स्ट्रक्चर होगी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। मतलब कुछ फंक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यू करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था उनका फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड मॉडल, जो उन्होंने माना कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उनको फ्यूज्ड कैटेगरी में रखा गया, जो डेवलपिंग सोसाइटीज है उनको प्रिज्मेटिक कैटेगरी में रखा गया, और जो डेवलप्ड सोसाइटी है वो डिफ्रैक्टेड कैटेगरी में रखेगी। हालांकि फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने कुछ मॉडिफिकेशन भी करे अपनी इस थ्योरी के अंदर, बाद में उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करे। वो मॉडिफिकेशन आज हमारे लिए जरूरी है उनके बारे में पढ़ना। राइट, तो हम ज्यादा फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के मॉडल पर नहीं, उनके जो लेटर मॉडिफिकेशन थे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिग्स, व्हाट इज डेवलपमेंट? उनके हिसाब से डेवलपमेंट कैन बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी ऑफ सोशल सिस्टम मेड पॉसिबली बाय अ राइजिंग लेवल ऑफ डिफ्रैक्शन।
डिफ्रैक्शन क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिफ्रैक्शन का मतलब यहाँ से स्ट्रक्चर, हर एक फंक्शन के लिए हर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का होना, दैट इज डिफ्रैक्शन। वो ये मानते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर जितने भी सोशल सिस्टम है उनकी ऑटोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट, यानी कि ऑटोनॉमी उनको ज्यादा दी जा रही है। और ये कैसे हो रहा है, ऑटोनॉमी उनको कैसे ज्यादा मिल रही है, इट इज पॉसिबल बाय द राइजिंग लेवल ऑफ डिफ्रैक्शन। जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगी, वैसे वैसे सोशल सिस्टम के पास ज्यादा ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज टू शेप देयर फिजिकल, ह्यूमन एंड कल्चरल एनवायरमेंट। ठीक है, यहां पर ऑटोनॉमी का मतलब है कि ह्यूमन सोसाइटीज अपने फिजिकल, ह्यूमन और कल्चरल एनवायरनमेंट को डिसाइड करती हैं, उनकी ये एबिलिटी का बढ़ना ही ऑटोनॉमी कहलाता है। तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने दो तरीके का मेथड या दो मेथड अपनाए, दो अप्रोच अपनाई। एक तो थी इकोलॉजिकल अप्रोच और दूसरी थी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स से पहले भी कई थिंकर्स ने अपनाई है, जैसे एल डी वाइट, एम डी मार्क। ठीक है, तो इकोलॉजिकल मॉडल जो रिग्स ने बनाया था, ये उनके हिसाब से इकोलॉजिकल अप्रोच क्या थी, सबसे ज्यादा क्रिएटिव मानी जाती है लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। उनके हिसाब से अ सोशल सिस्टम इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट। हमारे यहाँ जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड पार्ट है, ईच वन ऑफ विच कैन बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू अदर पार्ट और टू द होल सिस्टम। अगर आपको मार्केट को समझना है तो मार्केट कभी भी आइसोलेशन के अंदर तो ग्रो करेगी नहीं, राइट। तो वो सोसाइटी में उसके सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ ग्रो हो रही है। तो अगर आपको मार्केट को समझना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडियन मार्केट के बारे में समझना है तो आपको इंडिया की पॉलिटी भी समझनी पड़ेगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी समझना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी पढ़नी पड़ेगी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, हमारी हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे यहाँ जो फिनोमिनाज हैं वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कास्ट सिस्टम को समझना चाहते हो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको समझना इतना इजी नहीं है। इस कास्ट को समझना है तो आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा, इसको अगर आपको समझना है तो इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इकोलॉजिकल मॉडल जो था उनका। बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की, तो ये कहते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज हैं दे परफॉर्म एन एरे ऑफ फंक्शंस सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस, इकोनॉमिक फंक्शंस एंड सो ऑन। सोसाइटीज यूजुअली हैव अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। ये वही अप्रोच है जो मैंने आपको अभी बताई कि एक सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है जी, चलिए ये तो था उनका मॉडल, लेकिन आज हम बात करेंगे ज्यादातर लेटर मॉडिफिकेशन के बारे में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। इनकी मॉडिफिकेशन को समझने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, एक इमेज दिखाती हूँ, और उस इमेज के थ्रू हम इनकी वी कैन से कि जो मॉडिफिकेशन थे या जो इनका क्रिटिसिज्म हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये ऑर्केस्ट्रा है, ठीक है। यहां पर हर एक पर्सन अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनके बीच में इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन नहीं होगा तो हमें एक अच्छा म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, राइट। चाहे वो खुद कितना ही बेहतर कर रहा हो, जब तक वो इंटीग्रेशन में काम नहीं करेगा तब तक एक अच्छा म्यूजिक नहीं बन सकता। ठीक है, अब इतना ही आपने ध्यान रखना है। एक बार वापिस से इस इमेज पे हम लौटेंगे और फिर दोबारा इस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन की, आई होप आप समझ पाए होंगे। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। ये प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन की। अब सेम प्रॉब्लम हुई डेवलपिंग और डेवलप्ड सोसाइटीज में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट करती हैं, मार्केट भी है, सिविल सोसाइटी भी है, एनजीओ है, फैमिली है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेट भी है, लेकिन क्या उन स्ट्रक्चर में इंटीग्रेशन है? नहीं। माल इंटीग्रेशन या लैक ऑफ इंटीग्रेशन, दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो इसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग बाद में क्लासिफिकेशन भी दिए, पहले समझते हैं। सो रिक्स हैज सिंस चेंज्ड हिज ओरिजिनल व्यूज अबाउट द प्रिज्मेटिक सोसाइटीज,
उन्होंने 1975 में एक और पब्लिकेशन मतलब एक और पब्लिश की उन्होंने बुक प्रिज्मेटिक सोसाइटी के नाम से, प्रिज्मेटिक सोसाइटीज रिविजिटेड। एंड उसमें उन्होंने अपना जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था वो माना कि वो गलती है उनकी, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने 1 डायमेंशनल अप्रोच को यूज़ करा और उन्होंने फिर प्रिज्मेटिक सोसाइटी की 2 डायमेंशनल अप्रोच बताई। ठीक है, अब ओरिजिनल डायमेंशन जो था, प्लीज पे अटेंशन टू दैट। ओरिजिनल डायमेंशन क्या है कि हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो सिंगल डायमेंशन हो गई, 1 डायमेंशन अप्रोच है। अब इस डायमेंशन पे उन्होंने 3 टाइप की सोसाइटीज बताई, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड, राइट। अब जो नई अप्रोच उन्होंने दी उसमें उन्होंने एक और डायमेंशन ऐड करी। यहां पर उन्होंने ऐड करा डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन किसमें? जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स थी सोसाइटी के अंदर, है तो वो डिफरेंशिएटेड। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी के अंदर मार्केट भी है, फैमिली भी है और स्टेट भी है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मार्केट है, सोशल फंक्शन के लिए फैमिली है और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए स्टेट है। लेकिन वो डिफरेंशिएटेड तो है, डिफरेंशिएटेड है तो फर्स्ट उसके हिसाब से ये क्या होगी, ये हुई डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। लेकिन यहां पर उनकी गलती नजर आती है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज होंगी जो डिफरेंशिएटेड तो है लेकिन इंटीग्रेटेड नहीं है। जब तक मार्केट, फैमिली और स्टेट मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कह सकते हो कि ये सोसाइटी डेवलप्ड है। और यही क्रिटिसिज्म रिक्स को भी फेस करना पड़ा। यहां पर वो कहते हैं कि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी क्या है, जो फ्यूज्ड सोसाइटी है जो कि अनडिफरेंशिएटेड है और इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी क्या है, वो इंटीग्रेटेड भी है और डिफरेंशिएटेड भी है। तो यहां पर क्या है कि माल इंटीग्रेशन के चांसेस ज्यादा है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग सोशल स्ट्रक्चर एक्कम्पनीज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपस में इनकी बनी नहीं रही, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। और यहां पर उन्होंने कोऑर्डिनेशन की इस प्रॉब्लम को सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा से कंपेयर करा। जब आप यहां पे इसी ऑर्केस्ट्रा से जब इन तीनों की आवाज एक आई कैन से कि एक कलेक्टिव साउंड या फिर इंटीग्रेटेड साउंड अगर आएगी तो एक म्यूजिक बनेगा। अब यहां पर आप देखो कि हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए अलग पर्सन है, राइट। अगर हम, ये तो हुई फर्स्ट डायमेंशन। यहां पर फिर क्या है, सिंपल है। सेकेंड डायमेंशन में क्या हुआ कि अलग अलग स्ट्रक्चर होने से बात नहीं बनती, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर में इंटीग्रेशन भी इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। और फिर कैसे इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब इस पर्सन का रोल सामने आता है, कंडक्टर्स बैटन। अब आप ये ध्यान से देखें, इसके हाथ में एक छड़ है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसकी मूवमेंट से ये इनको कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है, इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। कभी भी मतलब ऑर्केस्ट्रा का वीडियो देख लेना यूट्यूब के ऊपर, या फिर वैसे भी इमेज वगैरह देख लेना, तो आपके माइंड में कई बार क्लियर हो जाएगा ये आइडिया, या देखा भी होगा आपने मूवी वगैरह के अंदर कि एक पर्सन वो अपनी यूं उसकी जो ये छड़ होती है उसकी मूवमेंट देखने को मिलती है। हमें लगता है कि यूं ही है, बट एक्चुअल में वो इंटीग्रेशन का काम करता है, ताकि इनकी जो म्यूजिक है, जो भी इनकी साउंड है, वो इंटीग्रेट हो और प्रॉपर और सही म्यूजिक प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये बंदा क्या करता है, ये इनको प्रॉपर डायरेक्शन देता है फॉर कोऑर्डिनेशन एंड अचीविंग इंटीग्रेशन इन द डिफरेंशिएटेड साउंड्स ऑफ द होल रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट स्पेशलाइज्ड हैं, बट इनके बीच में सिर्फ स्पेशलाइजेशन से काम नहीं बनेगा, इनके बीच में इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब कोई प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला बंदा होगा। और वो काम कौन करता है ऑर्केस्ट्रा के अंदर, ये बंदा अपनी इस छड़ से करता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रिग्स, डिफरेंशिएटेड सोशल सिस्टम कैन बी रैंक्ड ऑन द माल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड स्केल। ऐसे सिस्टम जो डिफरेंशिएटेड तो है लेकिन इंटीग्रेटेड नहीं है या इंटीग्रेटेड है, उस स्केल के बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर इनको रैंक कर सकते हो। तो दो बेसिक सोसाइटल मॉडल हैं, डिफ्रैक्टेड एंड प्रिज्मेटिक, उनको फिर आगे और भी मतलब क्लासिफाई करा गया, उनको भी फिर फर्दर डिवाइड करा गया है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। तो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी को उन्होंने करा है ईओ डिफ्रैक्टेड, ऑर्थो डिफ्रैक्टेड एंड नियो डिफ्रैक्टेड।
वैसे ही प्रिज्मेटिक सोसाइटी को इयोप्रिज्मेटिक, ऑर्थोप्रिज्मेटिक एंड नियोप्रिज्मेटिक। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पर पहले क्या था कि ये एक स्केल है, इस साइड प्रिज्मेटिक है और इस साइड क्या है, डिफ्रैक्टेड है। अब बीच में जो है, जो ज्यादा प्रिज्मेटिक के क्लोज हैं, जो बिल्कुल बीच में है, जो डिफ्रैक्टेड के ज्यादा क्लोज हैं, इस तरीके से अलग अलग सोसाइटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट। सो दिस रिफॉर्मुलेशन मीन्स द प्रिज्मेटिक मॉडल वुड इंक्लूड एनी सोसाइटी दैट इज डिफरेंशिएटेड बट माल इंटीग्रेटेड। ऐसी कोई भी सोसाइटी जो डिफरेंशिएटेड तो है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिज्मेटिक सोसाइटी बोलेंगे। साथ ही साथ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी क्या होगी, जो डिफरेंशिएटेड भी है और इंटीग्रेटेड भी है। साथ ही साथ ये जो प्रीफिक्स हैं ईओ, ऑर्थो एंड नियो, these prefixes are attached to both the prismatic and diffracted type to suggest stages in the degree of differentiation। ठीक है। अब ये जो टू डायमेंशनल अप्रोच है, it has the advantage of conceding that prismatic condition need not be confined to less developed countries only। हो सकता है कि जो डेवलप्ड नेशन हो वहां पर इंटीग्रेशन ना हो, तो उसको भी आप क्या करोगे, प्रिज्मेटिक सोसाइटी की ही कैटेगरी में आप उनको रखोगे। देन माल इंटीग्रेशन का ये जो सिम्टम है, ये यूएस जैसी कंट्री के अंदर भी देखने को मिलता है। यूएस के अलावा और भी बहुत सारे डेवलप्ड नेशन है जहां पर ये इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएस का एग्जाम्पल अगर आप लो तो आप कैसे कह सकते हो कि वहां पे इंटीग्रेशन नहीं है, भाई वहां पे अर्बन क्राइसिस थे, रेस राइट्स होते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, स्टूडेंट अपराइजिंग होते रहते हैं, पॉपुलर अपैथी है, हिप्पी फिनोमिना है, एंड प्रोफाउंड टर्बुलेंस ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग वॉर इन वियतनाम। फ्रांस में कुछ टाइम पहले वहां पे भी येलो वेस्ट मूवमेंट चला था। ठीक है, ये चीज क्या दिखाती है कि डेवलप चाहे हो, अगर आपकी सोसाइटी में इंटीग्रेशन नहीं है तब तक आपको डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। देन द कंडीशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज प्रोवाइडेड द इनिशियल इम्पीटस एंड डेटा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिज्मेटिक मॉडल। जो रिग्स ने प्रिज्मेटिक मॉडल कंस्ट्रक्ट करा, उसके पीछे एक्चुअल में कहाँ से इंस्पिरेशन मिली उनको, बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, डेवलपिंग सोसाइटीज से। तो उन्होंने रिफॉर्मुलेट करके अपनी जो स्कीम बताई, वो जो ट्रांजिशनल सोसाइटीज हैं वहां के पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को समझने की कोशिश रिग्स की रही, ट्रांजिशनल सोसाइटीज को समझने की। ठीक है, और ये जो 3 प्रिंसिपल मॉडल्स रहे, इनमें जो फ्यूज, डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक था। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी वर फंक्शनली डिफ्यूज, ईच ऑफिशियली टिपिकली परफॉर्म्ड अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस अफेक्टिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। मतलब कि एक ही ऑफिशियल बहुत सारे काम करता था, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी। दूसरी तरफ डिफरेंशिएटेड सोसाइटी यानी कि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के अंदर क्या होता था कि बेसिकली यहाँ पर फंक्शनली स्पेसिफिक लोग होते हैं। जैसे अगर आप देखो तो जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट वाली थोड़ी थोड़ी, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बट थोड़ी थोड़ी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जर्नलिस्ट वाले में क्या होता है कि एक काम को, बहुत सारे काम को करने के लिए एक बंदा होता है, टाइम टू टाइम उसकी जॉब चेंज होती रहती है, वो अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। ऑन दी अदर हैंड स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, वो एक काम को करते हैं, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो अपने काम में ही स्पेशलिस्ट होते हैं। वैसा ही कुछ आपको डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज में भी देखने को मिलता है। लेकिन जो ट्रांजिशनल प्रिज्मेटिक सोसाइटीज होती हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी ना तो डिफ्यूज होती है ना ही स्पेसिफिक होती है। कुछ हद तक मतलब एक बंदा थोड़े बहुत काम और भी कर सकता है, कंप्लीटली स्पेसिफिक भी नहीं है और कंप्लीटली ये भी नहीं कह सकते कि डिफ्यूज है। सो बट आर इंटरमीडिएटेड एज टू द डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते, और इसी वजह से माल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बैलेंस नहीं है, बैलेंस डेवलप नहीं हो पाया बिटवीन द रेट ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक ग्रोथ। और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की हेजेमनी हमें आज भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी कई बार जो दायरा पॉलिटिशियन का होना चाहिए वहां पर भी ब्यूरोक्रेसी की पहुंच आपको दिखाई देगी। देन आपको अगर याद हो तो रिग्स ने ये माना था कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम होता है उसको उन्होंने साला मॉडल या साला नाम दिया था, साला मॉडल का। तो रिग्स बाद में कहते हैं अपनी मॉडिफिकेशन वाली बुक में कि ये जो मॉडल था साला मॉडल, इट वॉज बेसिकली वेस्टफुल,
रीजन बीइंग क्योंकि इसकी वजह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन आता है, नेपोटिज्म आता है, इनएफिशिएंसी आती है। देन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जब हमने प्रिज्मेटिक सोसाइटी पढ़ी तो हमने फॉर्मलिज्म, ओवरलैपिंग जैसे कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म रहा रिक्स का, जो थ्योरी उन्होंने बताई। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊं, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपने अराउंड 190 कंट्री को 3 कैटेगरी में बांट दिया, जिसमें जो डिफ्यूज वाली है वो शायद ही एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। आपने डिफ्रेक्टेड किसको माना? डेवलप्ड कंट्रीज को माना। लेकिन क्या डेवलप्ड कंट्री एक्चुअल में डेवलप्ड है? क्यों? क्योंकि वहां की सोसाइटी को अगर आप देखो तो इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं कह सकते हम जितनी की ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज काफी इंटीग्रेटेड होती हैं। और आप ले लो ग्रेट डिप्रेशन का एग्जाम्पल, आप 1997 में जो कुछ हुआ उसका एग्जाम्पल ले लो, जो क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस। उसके अलावा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ले लो। ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये सब स्टार्ट हुआ वेस्टर्न कंट्री में। तो ये बताता है कि वहाँ की इकोनॉमी भी उतनी ज़्यादा स्टेबल और उतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड या डेवलप नहीं है जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आप कंट्री को डिफ्लेक्टेड या डिफ्यूज नहीं बोल सकते। हर एक कंट्री कुछ ना कुछ हद तक प्रिज्मेटिक ही है। मतलब ये जो मैंने स्केल बताया था आपको, हर एक कंट्री कहीं ना कहीं इसी स्केल पे एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसी रेंज में चलती है। ये रीजन रहा उनके क्रिटिसिज्म का, और बाद में उन्होंने अपनी जो गलतियां थी उनको मानते हुए मॉडिफाई भी करा अपनी थ्योरी को। तो जब भी आपको चैप्टर में या फिर आंसर लिखने के दौरान रिक्स के बारे में क्रिटिसिज्म के तौर पे कुछ लिखना पड़े तो आप इनके मॉडिफिकेशन जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनको अपडेट कर लीजिएगा और बुक्स से ही चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ें समझ पाओगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो मैंने स्किप कर दी हों, जब आप खुद पढ़ोगे तो चीज़ों को समझ पाओगे। इसी को कल हम कंटिन्यू करेंगे और शुरू करेंगे ब्यूरोक्रेटिक कल्चर के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन पे। तो आप सारे वीडियोस देखिए, लाइक ज़रूर करें। एक बार कमेंट, अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम अपनी इस जर्नी को आगे कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स परचेज कर सकते हो। उसके लिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना है अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन जस्ट कॉल अस। ओके, हम कोशिश करते हैं आपकी हर एक क्वेरी को आंसर करने का। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।